नमस्कार। आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। जस्टिफिकेशन? पर क्यों? किस बात के लिए? क्या किया है शकुन ने? अजय बंटी को ले जाना चाहते थे और वह खुद जाना चाहता था। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता था। इतनी कोशिश करने पर भी वह बंटी को इस घर में रचा पचा नहीं सकी। वह इसे अपना घर समझ ही नहीं सका। पता नहीं क्या चाहता था वह इस घर से। नहीं, शायद शकुन से। अजय ने भी ना जाने क्या चाहा था उससे। वह नहीं दे पाई तो अजय उसकी ज़िंदगी से निकल गया। अब बंटी भी कुछ चाहता था। पता नहीं बंटी ही चाहता था या कि अजय ही बंटी में उतरकर नए सिरे से फिर वही चाहने लगा था जो तब वह उसे नहीं दे पाई थी। नहीं, यह उसका भ्रम है। अजय उससे कुछ नहीं चाहता। वह अपनी भरी पूरी ज़िंदगी जी रहा है। उसने शकुन को काट दिया है। शायद कोई कसक भी बाकी नहीं है। पर जब शकुन ने अपने जीवन को भरा पूरा करना चाहा, अजय की कसक को भी धो पोंछना चाहा, तो बंटी। सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं और वह उनकी चाहतों को पूर्ति रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ न चाहे, जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है? ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज डूब उग कर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास ना कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। कितनी सहज स्वाभाविक इच्छाएं थी उसकी, फिर भी सब गलत, केवल इसलिए कि वे उसकी थीं। जहाँ जस्टिफिकेशन है, समझ लो वहाँ गिल्ट है। आदमी अपने गिल्ट को जस्टिफाई न करे तो शायद कभी किसी संदर्भ में या डॉक्टर ने ही कहा होगा। शकुन को लग रहा है उसके मन में इस समय कुछ नहीं है, ना गिल्ट ना जस्टिफिकेशन। कुछ है तो सिर्फ दुख कि बंटी चला गया, कि बंटी एक दिन भी वहाँ खुश नहीं रहेगा, ना उस घर में ना हॉस्टल में। बिना शकुन के वह कहीं खुश रह ही नहीं सकता। और इन दिनों तो शकुन के साथ भी वह समझ ही नहीं सका कि शकुन से बदला लेते लेते कितना बड़ा बदला उसने अपने आप से ले लिया है। शकुन को कष्ट देने के लिए कितना बड़ा कष्ट उसने अपने आप को दे डाला है। वह नहीं समझ सका, पर शकुन तो सब समझ रही थी। फिर भी वह चुप रही। क्या वह यह नहीं महसूस करने लगी थी कि बंटी अब उसके जीवन की सहज गति में एक रुकावट बन गया है? जिस नई जिंदगी की शुरुआत का सारा आयोजन उसने कर डाला, वह शुरू होकर भी जैसे शुरू नहीं हो पा रही है, कि बंटी उसमें जब तब दरार डाल देता है। कन्फेशन नहीं, उसे कुछ कन्फेस नहीं करना। आदमी शायद कन्फेस इसलिए नहीं करता है कि दूसरों की नज़रों में गुनहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए। वह अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता। बड़ी निरीहता के साथ उन्हें दूसरे के कंधे पर डालकर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। पर शकुन को ऐसा कुछ नहीं करना, वह कर ही नहीं सकती। बंटी उसके जीवन का अभिन्न अंश है, उसका अपना अंश। उसके जाने का दुख भी उसका अपना है और उसे भेजकर यदि उसने कुछ गलत किया है तो वह गलती भी उतनी ही उसकी है, उसकी अपनी है। इस सब को ना वह किसी के साथ शेयर कर सकती है, ना किसी और के कंधों पर डालकर उस सब से मुक्त हो सकती है। अहम और गुस्से से भरे भरे शकुन की लाई हुई चीज़ों को बिना देखे बिना छुए एक ओर सरका देने, उमड़ते आंसुओं को भीतर ही भीतर रोककर सूखी आंखों से मोटर में बैठकर विदा हो जाने की व्यथा बंटी से कहीं ज़्यादा शकुन की अपनी व्यथा है, और ऐसी व्यथा जिसे कोई भी बांट नहीं सकता। आज भी नहीं, आगे भी नहीं। कार लौट आई। उसमें से डॉक्टर, अमी और जोत उतरे तो उसे एक बार फिर नए सिरे से धक्का सा लगा। तो बंटी चला गया और साथ ही ख्याल आया कि इतनी देर से वह ऊपर से चाहे कुछ भी सोचती रही हो,
भीतर ही भीतर तो लगातार जाने कैसे कैसे चित्र बनते बिगड़ते रहे हैं। यहाँ के परिचित माहौल और शकुन की उपस्थिति में थमा हुआ आवेग स्टेशन के अपरिचित माहौल में फूट पड़ा है। मैं नहीं जाऊँगा, मैं मम्मी के पास जाऊँगा, मम्मी के पास ही रहूँगा। अजय का कातर हुआया चेहरा, डॉक्टर का असमंजस, जोत से चिपक कर खड़ा रहा सहमा बंटी। मम्मी, गाड़ी से उतरकर वह उससे लिपट गया है। दोनों की आंखों में आंसू। गलती हुई, बर्फ की दीवार। उस समय जल्दी जल्दी में चाय नहीं पी सके। जल्दी से चाय पिला दो तो मैं जाऊं। आई एम ऑलरेडी लेट। बस गाड़ी भी आधा घंटा लेट थी। और मम्मी, मैंने बंटी को कह दिया है कि वह मुझे चिट्ठी ज़रूर लिखेगा। मिस्टर बत्रा को भी कह दिया है कि जाते ही चिट्ठी लिख देंगे और सारी बात यानी जो भी जैसा भी होगा लिख देंगे। और सब चुप। 2 प्यालों में चाय ढल गई और 2 गिलासों में दूध। बंटी की कुर्सी खाली है। पापा, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स एकदम बेकार हो गया है, हमें नया चाहिए। कल ही हमारा टेस्ट है, आप ड्राइवर के हाथ मंगवा लीजिए। जोत और अम्मी आज भी अपनी ज़रूरतों के लिए डॉक्टर से ही कहते हैं। बंटी होता तो वहाँ बंटी किससे कहेगा। सर्दी तो ख़त्म हो ही गई। 10-15 दिनों में तो पसीने से नहाने का मौसम आ जाएगा। स्टेशन पर तो आज ही बाकायदा गर्मी लग रही थी। गाड़ियों में इतनी भीड़ क्यों हो जाती है पापा? रोज़ रोज़ जाने वाले इतने आदमी कहाँ से आ जाते हैं? गाड़ी लेट थी, स्टेशन पर गर्मी थी, स्टेशन पर भीड़ थी, सब कुछ था। बस जैसे नहीं था तो बंटी, जैसे सब उसके आसपास से कतरा कर निकल रहे हैं। कोई उसके पास नहीं पहुंच रहा या कि पहुंचना नहीं चाहता। आज चाय कैसी है? शायद पानी पूरी तरह नहीं खौला, दूसरा पानी आ जाता है। लौटते हुए मैं वर्मा के यहाँ जाऊँगा, तुम भी चलो तो गाड़ी भेज दूँ, देख आएंगे। 3-4 दिन से जा नहीं पाया। शकुन ने डॉक्टर की ओर देखा, फिर धैर्य से बोली, आज रहने दो। अच्छा। डॉक्टर मुड़ गए। पापा, हमारे लिए भी कोई चीज़ अच्छी सी। सायास ढंग से बोले हुए ये अनायास वाक्य, जैसे सबने तय कर लिया है कि कोई भी उस विषय पर कुछ नहीं बोलेगा, और ये वाक्य उस तक पहुँच कर भी नहीं पहुँच रहे हैं। सेतु नहीं बन रहे हैं। सेतु? बंटी सेतु नहीं बन सका, इसीलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा। डॉक्टर चले गए। अम्मी और जोत पढ़ने बैठ गए। सब कुछ कितना सहज स्वाभाविक हो आया, कहीं कुछ नहीं, जैसे एक अनावश्यक प्रसंग था, ऊपर से थोपा हुआ। उसे एक न एक दिन समाप्त होना ही था। सब लोग जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह भी सचमुच, वह भी कहीं चाहने ही तो लगी थी। उसे खुद लगने लगा था कि वह एक अनावश्यक तत्व, शायद वह हो ही गया था। शायद ऐसा ही होता है। यह किसका बच्चा है? बंसीलाल की बहू खुसुर फुसुर करके पूछ रही थी। इनके पहले वाले आदमी का बच्चा। दबा दबा सा जवाब। दहेज में यही लेकर आई हैं? खी खी खी। और उस हंसी ने उसे भीतर तक तिल मिला दिया था। यह बच्चा? ओह हाँ, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? वर्मा का बुलंद प्रश्न। अरूप बत्रा। उतना ही बुलंद जवाब। सवाल और जवाब दोनों में ही तो कुछ था। ना चाहते हुए, टालते हुए भी ध्यान एक क्षण को उस ओर गया था, और फिर रात में सर्दी से अकड़ा, डर से सहमा बंटी उसकी छाती से चिपका था। सांस जैसे हिचकियों में बंध गई थी। यह अक्सर इस तरह डर जाया करता है क्या? पता नहीं, स्वर में नींद की खुमारी थी या कि एक रूखापन, व्याघात पड़ जाने की खीज। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था, और वह बंटी को लेकर हल्के से चौकन्नी हो आई थी। यह तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई, लगता है तुमने इसे बहुत ज़्यादा लाड में स्पॉइल कर दिया है। एक हल्का सा आक्रोश था स्वर में। मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, नहीं, एक दिन आप ही दुखी होंगी। एक सी ही तो बातें थीं,
पर अर्थ बदल गए थे, क्योंकि शायद संदर्भ बदल गए थे। और तब पहले दिन का वह चौकन्नापन अनायास ही एक हल्की सी अपराध भावना में बदल गया। जैसे जिद बंटी ने नहीं की, उसने खुद की है। एक गलत और अनुचित जिद। पता नहीं, मन का भाव शायद चेहरे पर अंकित हो आया था। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बुरा मान गई? उसने झूठ बोला था और साथ ही लगा था कि अब पता नहीं कितनी बार उसे झूठ बोलना पड़ेगा। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, मानो बंटी ने जो कुछ किया उसने कतई परेशान नहीं किया उन्हें। वह भी मुस्कुराई, मानो उसने डॉक्टर की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है। असली बात पर नकाब डालने का सिलसिला उसी दिन से शुरू हुआ था, कम से कम बंटी को लेकर। और फिर एक नकली सा व्यवहार, या कि असली व्यवहार में भी नकलीपन का एहसास। या तो इस विषय पर बात होती ही नहीं, या होती तो बहुत ही संभल संभल कर। पर बंटी था कि हर दिन एक नया हंगामा। कुछ भी होता और मन ही मन शकुन अपने को सफाई देने के लिए तैयार करती थी। पर डॉक्टर देख जान कर भी चुप रह जाते, तो उनकी चुप्पी बंटी की जिद, बंटी के हंगामे से भी ज़्यादा बड़ा बोझ बनकर शकुन के मन पर छा जाती। अपनी हर समस्या, अपने हर बोझ को बड़े निर्द्वंद भाव से डॉक्टर के कंधों पर डालकर निश्चिंत हो जाने वाली शकुन के मन में एक कोना उभर आया था, जिसकी बात वहीं घुमड़ती रहती थी। और शकुन थोड़ी सी भयभीत रहती थी कि कहीं यहाँ की बात बाहर ना आ जाए। साथ ही आशंकित भी कि कहीं यह कोना अपनी सीमा तोड़कर फैलना ना शुरू कर दे, और फिर फैलता ही चला जाए, फैलता ही चला जाए। वह जानती थी कि ये कोने जब होते हैं तो कितने पैने होते हैं, कैसे इनसे सब कुछ कटता चलता है। विश्वास, सद्भावना, अपनत्व, सारी की सारी जिंदगी बंट जाती है खंडों में, टुकड़ों में, कि इसके बाद एक पूरी जिंदगी जीना नहीं। वह अब और उस सब से गुजरना भी नहीं चाहती। बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी होगी तो चुका देगी, कीमत चुका देगी। और लग रहा है कि वह जैसे एकदम खाली और खोखली हो गई है। मम्मी, हमें ग्रामर समझा दो। लेटे लेटे ही शकुन ने पास खड़ी जोत को देखा। स्वर में कैसा आग्रह है, याचना जैसा। हमेशा क्या वह इसी तरह कुछ कहती मांगती है? कभी ध्यान ही नहीं गया। अब शायद नए सिरे से अम्मी और जोत से परिचित होना पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग भी बंटी के साथ इस तरह जुड़े हुए थे कि कभी अलगाव महसूस ही नहीं हुआ। बंटी के साथ साथ इन दोनों का काम भी होता ही चलता था। अब देखो तो जोत, अम्मी क्या कर रहा है, उसे भी यहीं बुला लो, दोनों यहीं पढ़ो। अम्मी! जोत दौड़ती हुई चली गई। बंटी को उसने कभी इस कमरे में बैठकर नहीं पढ़ाया, वह कभी आता भी नहीं था। जाने कैसा एक सहमा सहमापन उसके मन में घर कर गया था। आज उस कमरे में जाते हुए वह सहम रही है। वह मेज, वह कोना। मम्मी, मैंने 4 सम्स कर लिए, 5वां कर रहा हूँ, कुल 10 करने हैं, बस होमवर्क खत्म, होमवर्क फिनिश। दोनों बच्चे अपना अपना काम करने बैठ गए तो ख्याल आया, बिना बंटी के वह इन लोगों को उसी तरह प्यार कर सकेगी जैसे बंटी को करती थी। इन्हें उतना ही अपना समझ सकेगी। शायद नहीं, मीरा भी बंटी के लिए ऐसे ही सोचेगी। वह भी उससे कभी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी, उसे कभी अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करेगी। एकाएक शकुन ने कॉपी पर झुके हुए अम्मी को खींचकर अपनी गोद में भर लिया, उसके दोनों गालों पर प्यार किया। अम्मी सकपका सा गया और फिर अलग हो गया। जोत अजीब सी नज़रों से देखने लगी। ऐसा करने पर बंटी कभी उसके गले में बाहें डाल दिया करता था। अक्सर वह उसकी गोद में लेट कर ही पाठ याद किया करता था, ज़ोर ज़ोर से बोलकर। और जब तक बंटी पढ़ता था शकुन कुछ नहीं कर सकती थी। समय के साथ सब कुछ कैसे बह जाता है। अजय का पत्र बीच में पड़ा था। शकुन और डॉक्टर आमने सामने बैठे थे।
दोनों के बीच एक मौन घिराया था, एक तनावपूर्ण मौन। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था। अजय ने बहुत संयत ढंग से लिखा था, लिखा ही नहीं, एक तरह से आग्रह किया था कि अब बंटी को वह अपने पास ही रखना चाहता है। फिर भी इस विषय में उन दोनों की राय के बिना वह कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर ने पत्र पढ़ लिया था और चुप हो आए थे, और शकुन के मन में हजार हजार बातें एक साथ आ जा रही थीं। वह बंटी को भेज दे और अपने घर के इस तनाव से मुक्त हो जाए। वह बंटी को क्यों भेजे? अजय किस अधिकार से उसे अपने साथ रखना चाहते हैं? उसने शादी कर ली है, इसलिए उसका बंटी पर से अधिकार समाप्त हो जाता है। तो अजय ने भी तो शादी कर ली है। डॉक्टर जान ले कि इस घर के लिए बंटी अनावश्यक हो, फालतू हो, पर कोई है, एक ऐसा भी घर है जहां बंटी की आवश्यकता है, बंटी की प्रतीक्षा है। यहाँ बंटी एक जिद्दी एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, पर वहाँ कि अजय का शकुन से चाहे कोई संबंध ना रहा हो, पर बंटी से उसका संबंध है, आत्मीयता का, अपनत्व का, रक्त का। अब बंटी को लेकर वह इतना अपराधी महसूस नहीं करेगी। डॉक्टर चाहें तब भी वह नहीं भेजेगी। शकुन के साथ उन्हें बंटी को भी स्वीकार करना ही होगा। बंटी उसके साथ था और हमेशा रहेगा। बातें हैं कि एक के बाद एक फिसलती चली जा रही हैं। तुमने कुछ कहा नहीं पत्र पढ़कर? और शकुन ने बहुत ही भेदती सी नज़रों से डॉक्टर को देखा, मानो उसे केवल शब्दों पर ही विश्वास नहीं करना है, उन्हें ही अंतिम नहीं मानना है, उसके भीतर छिपे अर्थों को भी देखना है। वह भीतर ही भीतर कहीं बहुत चौकन्नी हो आई। असमंजस और दुविधा में लिपटे डॉक्टर चुप, और वह चुप्पी ही हजार हजार अर्थ प्रकट करने लगे। बताओ ना, क्या जवाब दूं अजय को? शकुन को जैसे जवाब चाहिए, वह भी डॉक्टर से ही। मैं मिस्टर बत्रा को बिल्कुल नहीं जानता, उन्होंने यह क्यों लिखा है यह भी नहीं समझ सका। क्या जवाब हो सकता है इसका? मैं क्या बताऊं? वही तटस्थता, वही उपेक्षा, बोलकर भी चुप रहना, क्या इसी को नहीं कहते? शकुन क्या जानती नहीं कि डॉक्टर इसी तरह चुप रहेंगे? पर क्यों? क्यों? अभी चाची अम्मा लिखें कि अम्मी को शुरू से मैंने पाला है, उसे मेरे पास भेज दूं, तो तुम जवाब नहीं दोगे, कुछ नहीं बताओगे? आवेश से जैसा उसका स्वर कांपने लगा। वह बात बिल्कुल दूसरी होगी। डॉक्टर का स्वर कभी भी कहीं से भी विचलित क्यों नहीं होता? कैसी आस्था है, कौन सा विश्वास है यह अपने ऊपर, जो कहीं भी डिगने नहीं देता। डॉक्टर के सधाव के सामने शकुन जैसे और ज़्यादा बिखरा महसूस कर रही है। बात दूसरी नहीं है, बस यह कहो कि बच्चा दूसरा है। अमी तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके बारे में निर्णय ले सकते हो। बंटी तुम्हारा। शकुन। और डॉक्टर की दोनों हथेलियां शकुन के कंधों पर आ टिकीं। बात बीच में ही टूट गई। शकुन एकटक डॉक्टर का चेहरा देखती रही। क्या था डॉक्टर के स्वर में, डॉक्टर के चेहरे में कि मन का आवेग जैसे अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगा। पागल हो गई हो? लगता है इस पत्र ने परेशान कर दिया है, पर इस तरह परेशान होने से तो कोई चीज़ हल नहीं होती। शकुन को लगा जैसे उसके कंधे डॉक्टर की हथेलियों पर टिक गए हैं। तुम लोग अपने को, अपने ईगो को ऊपर ना रखकर बंटी को ऊपर रखो। आई मीन उसकी दृष्टि से सारी बात सोचो तो ज़्यादा सही होगा। वही सधा हुआ स्वर, सुलझी हुई दृष्टि, संशय और संदेह के उभरे हुए सारे कांटे जैसे उलटकर उसे ही भेदने लगे। उसका अपना कुंठित मन बातों को, व्यक्तियों को कभी सही रूप में नहीं ले सकेगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही बंटी को अपने साथ लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगा। बहुत ही प्यार से, विश्वास में लेकर उससे पूछूंगा, उसकी मनः स्थिति जानने की कोशिश करूंगा। क्यों वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है? क्या बताऊं शकुन, मुझे समय नहीं मिलता। यह सब डॉक्टर कह रहे हैं। एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं बंटी को ले जाऊं। एक बार भी
क्या इनको यह ख्याल नहीं आता कि बंटी को लेकर वह डॉक्टर की ओर से उतनी आश्वस्त नहीं हो पाती, कोशिश करके भी नहीं हो पाती कि वह इस प्रसंग को लेकर अपने और डॉक्टर के बीच में एक हल्की नामालूम सी दरार महसूस करने लगी है और हमेशा आशंकित रहती है कि वह दरार धीरे धीरे कहीं खाई न बन जाए और फिर एक और खाई। मैं तुम्हें भी नहीं ले जाऊंगा, समझी? जवाब उसके बाद हो जाएगा। ओके। और एक बार जोर से उसके कंधे थपथपाकर उन्हें हाथ हटा लिए। उनके इस अतिरिक्त विश्वास के सामने शकुन का अविश्वासी मन जैसे हार गया। वह अपनी ही नज़रों में बहुत अपराधी हो उठी। अपराधी और छोटी। क्यों वह चीज़ों को गलत रूप में लेती है? क्यों नहीं सही ढंग से देख पाती? पर शायद चीज़ें ही गलत थीं और इसीलिए देखने का हर सही ढंग भी घूम फिर कर आखिर में गलत ही हो जाया करता था। शकुन जानती थी कि अजय घर नहीं आएगा, पर डॉक्टर का घर आने के लिए आग्रह करने स्टेशन तक जाना उसे अच्छा लगा। लेकिन जब अजय ने 4 बजे आने को कहा तो डॉक्टर ने बताया कि वह उस समय तक मीटिंग में रहेगा। शायद वह चाहते हों कि यह बात शकुन और अजय आपस में ही तय करें कि डॉक्टर एक बाहरी आदमी की तरह क्यों रहें। डॉक्टर की उस समय अनुपस्थित रहने की बात उसे कहीं अच्छी भी लगी थी और बुरी भी। उसे खुद नहीं मालूम कि उसे कैसा लगा था। पता नहीं उसे क्या हो गया है कि एक ही बात एक ही समय में उसे अच्छी भी लगती है और बुरी भी। शायद कुछ और भी लगता है। हर बात कितने कितने स्तरों पर चलती हैं उसके मन में। वह खुद कुछ नहीं समझ पाती। हर बात उसके लिए जैसे एक पहेली बन जाती है, या फिर वह खुद अपने लिए एक पहेली बन जाती है। डॉक्टर कैसे एक ही स्तर पर जी लेते हैं, एक सुलझी हुई सहज जिंदगी। उसे डॉक्टर से ईर्ष्या भी होती है, डॉक्टर पर गुस्सा भी आता है। क्यों नहीं वह शकुन के मन में होने वाले द्वंद्वों को समझ पाते, उसके हर पहलू हर स्तर को देख पाते। पर क्या वह उन सबको देख समझ पाती है, या कि कोई भी उसे समझ पाएगा? टुकड़ों में बटी यह जिंदगी और हर टुकड़ा जैसे अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से धड़कता है। अजय 4 बजे घर आ रहा है। यह बात उसे अच्छी भी लग रही है और बुरी भी। मन में कहीं एक संतोष है, एक इच्छा है कि एक बार अजय को अपना सुख, अपना वैभव ही दिखा दे। एक कचोट है कि बंटी ने पत्र लिखकर उन सारे सुखों के अस्तित्व को धूल में मिला दिया। अब सब कुछ कितना बेमानी हो उठेगा। साथ ही एक आशा भी है कि आवेश में आकर बंटी ने लिख चाहे जो दिया हो, वह जाएगा नहीं। वह यहाँ रोए या तूफान मचाए, शकुन से चाहे कितना ही कटा कटा फिरे, पर शकुन के बिना वह कहीं नहीं रह सकता। एक रात को वह सर्किट हाउस रह नहीं सका था, अब हमेशा रह सकेगा। बच्चों का गुस्सा, बच्चों का मान, बच्चों का अहम, कितना छोटा और कितना निरीह होता है सब कुछ। फिर बंटी जो छाया की तरह चिपक कर रहा है उसके साथ। अकेला तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। इस वाक्य को जैसे वह पकड़े बैठी है, भूल ही गई कि इसके बीच से 9-10 महीने का समय बीत चुका है, परिवर्तनों से भरा हुआ समय। दिन भर शकुन तैयारी करती रही थी, हर चीज़ लक दक, और मन ही मन अपने को साधती भी रही थी कि इस बार बहुत सहज होकर ही वह अजय से मिलेगी। इस असहज प्रसंग को वह अपने व्यवहार से इतना सहज बना देगी कि अजय खाली हाथ लौटें तो भी कचोट लेकर ना लौटें। यहाँ का सब कुछ देखकर बंटी को ले जाने की बात उन्हें खुद बेतुकी सी लगे कि वे खुद आश्वस्त हो जाएं। पत्र भी तो उसने बहुत सहज ढंग से ही लिखा था, पर चाय की मेज पर घेराए मौन के नीचे उसकी सहजता अपने आप ही गलने लगी। मेज पर ढेरों चीज़ें फैली पड़ी थी। उसने खुद सब कुछ बड़े जतन से बनाया सजाया था, पर अजय का ध्यान उधर नहीं था। एक बार उसने अमी और जोत से ज़रूर बात की थी, प्यार से ही कुछ कहा पूछा, और फिर नज़र बंटी के चेहरे पर टिक गई और बस फिर वहीं टिकी रही। तब नए सिरे से उसका अपना ध्यान बंटी की ओर गया। वह उसे देखने लगी, अपनी नज़रों से नहीं,
जैसे अजय की नज़रों से, और भीतर सब कुछ गड़बड़ाने लगा। कितने दिनों बाद अजय और शकुन आमने सामने एक कमरे में बैठे हुए हैं, घर के एक कमरे में। कमरा बहुत कोजी है, पर मन शायद उतना कोजी नहीं है। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगने लगा है, एक घबराहट इम्तिहान में बैठने के पहले जैसी। बंटी के बारे में कुछ सोचा? शकुन की नज़रें अजय के चेहरे पर टिक गईं। किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है वहाँ। प्रश्न भी ऐसा कि कोई जिद और दुराग्रह नहीं, बस जैसे साथ बैठकर सोचने की बात ही हो। तो आज भी ऐसा कुछ है जिस पर साथ बैठकर सोचा जाए, और क्षणांश को फिर जैसे नए सिरे से लगा कि वे साथ बैठे हैं। यह सही है कि बंटी को अब मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, फिर भी यह निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। मेरा मतलब, पर इस समय तो बंटी वैसे भी नहीं जा सकता। अगले महीने उसकी परीक्षाएं हैं, 1 साल खराब नहीं हो जाएगा? अजय कुछ इस नज़र से देखने लगा मानो पूछ रहा हो, बस यही आपत्ति है? तो शकुन को लगा जैसे उससे गलती हो गई। आपत्ति उसे कहीं और से शुरू करनी थी। वह जैसे अगली बात सोचने लगी। कलकत्ते में सेशन जनवरी से शुरू होता है और अप्रैल तक एडमिशन हो जाते हैं। मेरा परिचय है, नए लोगों के बीच यह बहुत सहम जाता है। यूँ भी इस उम्र में ही बहुत इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, मुझे लगता है। सो तो मैंने भी देखा। सवेरे बिल्कुल बोला ही नहीं, अभी भी एकदम सहमा हुआ, चुपचाप। और अजय खुद चुप हो गया, जैसे कहीं गहरी चिंता में पड़ गया हो, जैसे कहीं से दुखी हो आया हो। शकुन का वार जैसे उलटकर उसी पर आ गया और अनायास ही मन के भीतर की परतें और एक एक परत पर उठने वाली अनेक अनेक बातें कुलबुलाने लगी। मन हुआ कि कहे, यह एक तलाकशुदा माँ बाप का बच्चा है, इसलिए कहीं एबनॉर्मल है कि वहाँ जाकर ही इसे कौन परिचित मिल जाएगा। कहने भर को तुम चाहे इसके पापा हो, पर कितना जानते हो तुम इसे, और कितना जानता है यह तुम्हें? तुम इसके कपड़ों को देखो तो पहचान सकते हो। जानते हो इसके कितने नंबर का जूता आता है? अगर बंटी राजी हो जाए और मैं इसे अभी अपने साथ ले जाऊं, तो तुम्हें कोई एतराज़ होगा? बार बार आना, ज़रा। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। सच पूछो तो मैं खुद अब यही चाहने लगी थी कि इसे तुम्हारे पास ही भेज दूं। बहुत रख लिया, अब कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी जीऊं। एक परत पर उभरा और उससे भी भीतर की परत पर उभरा। अच्छा है तुम्हारे और मीरा के बीच में भी दरार पड़े। हर दिन एक परेशानी, हर दिन एक तूफान। पर ऊपर उसने बहुत संयत ढंग से केवल इतना ही कहा, आप बंटी से ही पूछ लीजिए। हम लोग अपनी अपनी इच्छाएं क्यों थोपें उस पर? और उसे खुद ही लगा कि कहने वाली और सोचने वाली शकुन एक ही है। बंटी आया तो उसने जैसे अपने को कटघरे में खड़ा पाया, फैसले की प्रतीक्षा करते हुए। जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। और कमरे का सारा सामान, झूलते हुए पर्दे, झिलमिलाता झाड़ फानूस, सब एकाएक धूमिल हो उठे। चारों ओर बिखरा वैभव जैसे एक बिंदु में सिमट आया। मन में कुछ बुरी तरह सुलगने लगा। मन हुआ कि हाथ पकड़कर बंटी को भीतर ले जाए और कहे कि बैठकर पढ़ो, या एकदम निकाल दे कि जाओ, अभी जाओ। पर नहीं, वह कुछ नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद से ही वह बंटी पर धीरे धीरे अधिकार खोती रही है। आज तो चाह कर भी वह कुछ नहीं कह सकती, या कि वह कुछ भी क्यों कहे। अजय अकेले बंटी को लेकर घूमने निकला तो ख्याल आया, उस दिन डॉक्टर अकेले बंटी को लेकर लंबी ड्राइव पर जाने वाले थे, उसे समझने और समझाने के लिए, प्यार से उसके मन में एक नया विश्वास जगाने, एक अपनापन। उस दिन वह नहीं हो सका और इसलिए आज यह हो रहा है। और इस समय छत पर अकेले खड़े खड़े उसे ख्याल आ रहा है, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। शकुन ने शादी कर ली और इससे अजय के अहम को कहीं चोट लगी है। बंटी को ले जाकर वह केवल अपने उस आहत अहम को सहलाना चाहता है। वह शकुन को टॉर्चर करना चाहता है। जब अजय ने शादी की थी तो कभी उसने भी ऐसे ही सोचा था कि बंटी को वह कभी अजय के पास नहीं भेजेगी। यहाँ तक कि अब बंटी से उसका मिलना जुलना भी बंद करवा देगी।
बंटी को लेकर वह अजय को टॉर्चर कर सकती है, करेगी। सच, हम लोग शायद बंटी को मात्र एक साधन ही समझते रहें, अपने अपने अहम, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे। बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। 2 घंटे से खड़ी खड़ी वह बंटी के नाम पर अपने डॉक्टर और अजय से जुड़ने कटने की बातें ही तो सोचती रही है। एकाएक ही बंटी का टुकुर टुकुर देखता हुआ चेहरा आंखों के सामने उभर आया। बिना बोले, मुंह फेरे फेरे ही मानो कह रहा हो, मुझे रोक लो मम्मी, मुझे रोक लो। और फिर तो जैसे हजार हजार चेहरे उसके आगे पीछे घूमने लगे, उसे प्यार करते हुए, उसके गले में बाहें डाले हुए, उसकी बगल में लेटे हुए, नन्हे नन्हे हाथों से क्यारियां खोदते हुए। और उन चेहरों के साथ वह कहीं बहुत गहरे में उतर आई, उतरती ही चली गई। उसने तो अब अपने भीतर झांकना ही छोड़ दिया था। अजय से कटकर वह अतीत में डूब गई थी। डॉक्टर से जुड़कर वह फिर वर्तमान में लौट आई और भविष्य में झांकने लगी। पर आज कितनी बातें हैं, कितने चित्र हैं कि उभरते ही चले आ रहे हैं अपने सारे रगोश रेशे के साथ। उन्होंने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई, और अब जो आप करने जा रही हैं तो इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी। कैसा चेहरा निकल आया है। वह उस निकले हुए चेहरे को क्यों नहीं कभी देख पाई। कहाँ होंगी फूफी? ये पौधे तो सूख रहे हैं माली। नहीं बहूजी साहब, सूख नहीं रहे, अब तो जड़ें पकड़ ली हैं। कहाँ, ये पत्तियां तो सूख रही हैं। माली की हंसी, ये तो सूखेंगी ही। उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियां फूटेंगी। जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं। और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया। आप बागवानी की बात नहीं समझती? बंटी भैया से पूछ लीजिए, सब बता देंगे। बड़ी कम उम्र में सब सीख लिया है हमारे भैया ने। एक ही बात इतने इतने अर्थ भी लपेटे रह सकती है अपने में। शकुन, तुम्हारा बेटा तो कलाकार बनेगा। खड़ खड़ झन शीशियाँ टूट पड़ी हैं और सारे रंग फैले पड़े हैं। वह रंग की शीशियाँ और ब्रश भी लेकर आई थी। वहाँ और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पेंटिंग ही किया करेगा, पर अपने सब रंग यहीं छोड़ गया। क्यों नहीं उसने बंटी को रोक लिया। एकाएक शकुन फूट फूट कर रो पड़ी। यह आवेग 1 या 2 दिन का नहीं था, कई दिनों का आवेग था, जिसे वह साधे साधे घूमती थी, कभी भय से तो कभी अपराध से। अब उसे किसी के सामने डरना नहीं है, किसी के सामने अपराधी चेहरा लिए नहीं घूमना है। पर मन है कि इस बात से हल्का और आश्वस्त नहीं हो रहा, सिर्फ रो रहा है, बिसूर बिसूर कर अपने को कोस रहा है। मत रो मम्मी, रो मत। 2 छोटी छोटी बाहें लिपट आती हैं, टुकड़ों में बटी। शकुन जैसे अपने को समेटने की कोशिश कर रही है, और शकुन है कि और टूटती चली जा रही है, बिखरती चली जा रही है। वे बाहें जैसे उसे अपने में समेट नहीं पा रही हैं। शकुन, डॉक्टर का स्वर छत के सन्नाटे में यहाँ से वहाँ तक फैल गया। तुम यहाँ हो और नीचे किसी को पता तक नहीं। अरे यह क्या, तुम रो रही हो? शकुन। और 2 सबल बाहें उसके चारों ओर घेर आईं, और धीरे धीरे पूरी की पूरी शकुन उनमें अपने आप ही बंधती चली गई, सिमटती चली गई। बस 2 नन्ही नन्ही बाहें उन सबल बाहों के नीचे अनदेखे अनजाने ही शायद मसल गई। एक और यात्रा। वैसा ही रेल का डिब्बा है, पापा हैं और बंटी है, ढेर सारे नए नए लोग हैं। बंटी बैठा बैठा टुकुर टुकुर सबको देख रहा है, फिर भी जैसे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसके भीतर 2 आँखें और उगाईं, और उसके बाद से ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाहर की आँखों से वह एक चीज़ देखता है तो भीतर की आँखें दूसरी चीज़ देखने लगती हैं। कभी भीतर की चीज़ें बाहर की चीज़ों को दबोच लेती हैं,
तो कभी बाहर की भीतर की चीज़ों को। कभी कभी दोनों एक दूसरी में ऐसी गड्ढमड्ढ हो जाती हैं कि फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बस सब कुछ गोलमोल अंडा। भीतर ही भीतर कई कान भी उगाए हैं, तभी तो एक बात को ठेल कर दूसरी बात आ जाती है। आवाज़ के ऊपर आवाज़ तैरने लगती है और सारी आवाज़ें मिलकर बस एक शोर। यह सब बंगाल के जादू से हुआ है। और क्या, पहले तो ऐसा कभी नहीं था। उसने कई बार अपने शरीर को छू छू कर देखा है। कहाँ है वे आँखें, कहाँ हैं वे कान, पर दिखते नहीं। जादू की चीज़ें कहीं दिखती हैं? वे आँखें कभी नहीं दिखती, पर उन आँखों से देखे हुए दृश्य बार बार दिखते हैं और दिखते ही चले जाते हैं। ठीक ऐसे जैसे सब कुछ सामने ही हो रहा हो, और जो सामने होता है सब गायब हो जाता है। बाहर की आँखें खुले खुले ही बंद हो जाती हैं। यह भी तो जादू ही है। पर किसने किया जादू, कब किया, यही सब पता लग जाए तो फिर जादू ही क्या। उसने तो पीसी सरकार का जादू भी नहीं देखा। बोटैनिकल गार्डन का बड़ा पेड़, जू, दक्षिणेश्वर, वेलूर मठ केवल नाम सुने थे। आज भी बस नाम ही जानता है। जब तुम सर्दी की छुट्टियों में आओगे तब सारी चीज़ दिखाएंगे बंटी बेटे तुमको। उस समय कलकत्ते का मौसम भी बस वाह, क्रिसमस की छुट्टियां भी रहेंगी। सामान बांधते हुए पापा कह रहे हैं और पापा के भीतर से एक और पापा उभर रहे हैं। कलकत्ते में तुम्हें वो घुमाएंगे बेटे कि बस हर इतवार को पिकनिक पर और रोज़ शाम को सैटरडे क्लब। जाते ही तैरना सिखा देंगे। बस फिर रोज़ तैरना सीखोगे तो अब लड़कियों वाले खेल नहीं। और शाम को बालकनी में बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने दूर दूर तक फैली हुई कोल तार की सड़कें एकाएक लहराने लगतीं और उन पर दौड़ती हुई ट्रामें, बसें, दौड़ते भागते ढेर ढेर आदमी मछलियों में बदल जाते, पानी को चीरते हुए तीर की तरह इधर से उधर तैरते रहते। अरे तुम इतना चुपचाप क्यों रहते हो बच्चे? ऐसे गुमसुम रहकर मन कैसे लगेगा? आओ मेरे साथ भीतर आओ, चीनू के साथ खेलो, उसे प्यार करो, तभी तो वह तुम्हें भैया कहेगा। और तभी इस आवाज़ को तैरती हुई एक और आवाज़ तैर जाती है, बंटी भैया मैं भी कहानी सुनूंगा। तुम लेटो तो बिस्तर लगा दें, शायद पापा पूछ रहे हैं। एक क्षण बंटी ने पापा की ओर ऐसे देखा मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। सचमुच आजकल इतनी चीज़ें एक साथ घुल मिल जाती हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम लेटोगे? शायद उसे गुमसुम देखकर पापा ने फिर पूछा। बंटी ने धीरे से नकारात्मक सिर हिला दिया और सरक कर खिड़की पर दोनों हथेलियां रखीं और उस पर अपनी ढोड़ी टिका ली। आँखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदान बिखर गए, बड़े बड़े पेड़ और छोटी छोटी झाड़ियाँ, बिजली के खंभे और उनमें बंधे हुए तार। कभी लगता जैसे सब के सब उसके साथ दौड़ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। कभी लगता बस वह दौड़ रहा है, बाकी सब छूटते चले जा रहे हैं। उसने गर्दन निकाल कर देखा, सचमुच सभी तो पीछे छूट गए, कोई साथ नहीं दौड़ रहा। सब जहाँ के तहाँ खड़े हैं, बस वही आगे आगे जा रहा है। फिर ऐसा लगता क्यों है कि साथ साथ दौड़ रहे हैं? मन हुआ पापा से पूछ ले। ज़रा सी गर्दन घुमाकर देखा, पापा किताब पढ़ रहे हैं। शायद ऐसा ही होता होगा। देखते ही देखते झाड़ियों और पेड़ों से भरे हुए उन मैदानों में सड़कें उभर आईं, लंबी चौड़ी भीड़ भरी, एक दूसरे को काटती हुई सड़कें। बंटी की टैक्सी दौड़ी चली जा रही है। बंटी कसकर पापा की उंगली पकड़े चारों ओर देख रहा है। नई जगह आने का डर और नई नई जगह देखने की खुशी। देखा इतने ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं यहाँ। बंटी गर्दन ऊंची करके देखता। यह डबल डेकर बस है, 2 तल्ले की।
वह जब बैठेगा तो ऊपर जाकर बैठेगा। ऊपर की बस कैसे चलती होगी? यह ट्राम है, रेल की पटरी पर चलती है। यह मैदान है, इतना बड़ा, इतना बड़ा। यह अपना घर है। सीढ़ी चढ़कर एक गलियारे में खड़े पापा बटन दबा रहे हैं। बंटी दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देख रहा है। इस समय उसके और पापा के अलावा वहाँ कोई नहीं है। फिर भी उसने पापा की उंगली पकड़ रखी है, उतनी ही कसकर। इस नई जगह में पापा को छूकर, पापा को पकड़कर कैसा भरोसा भरोसा लगता है। जैसे खट, दरवाज़ा खुला और बंटी की नज़रें नीची हो गईं। अरे, आ गए तुम? मैं सोच रही थी शायद एक आध दिन की देर हो जाए इस बार। एक औरत की आवाज़। नीची नज़रों से सिर्फ पंजों का थोड़ा सा हिस्सा, चप्पल और साड़ी का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। पहली बात मन में उभरी, यह मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों को वह खूब पहचानता है, उनकी चप्पलों को भी और उनकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। ओहो, ये हैं बंटी साहब। तुम तो बहुत प्यारे प्यारे हो भाई। और एक बाँह पूरी पीठ को घेरती हुई उसके कंधे पर आ टिकी। नए सिरे से फिर उभरा, नहीं, ये मम्मी नहीं है। मम्मी की बाहें, मम्मी का छूना, और एकाएक ही बड़ी ज़ोर से मम्मी की याद आने लगी। पापा की उंगली की पकड़ और ज़्यादा कस गई। हमारे पास आओ बच्चे, इतना शर्मा क्यों रहे हो? बच्चे, झट से बंटी की नज़रें ऊपर उठीं। सामने जो चेहरा था उसमें दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया, पर फिर धीरे धीरे सामने वाला चेहरा खूब साफ होकर उभर आया। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर दीपा आंटी से भी अलग, मम्मी से भी अलग। नज़रें फिर झुक गईं। वह पापा से और ज़्यादा सट गया। पापा रास्ते में जिस मीरा की बात कर रहे थे वह यही है शायद। बंटी को अब इन्हीं के साथ रहना होगा। बहादुर, चीनू को इधर लाओ। एक लड़का गोद में एक गोरे गुदगुदे से बच्चे को लेकर भीतर आया। चीनू बेटा। पापा ने हुमस कर बाहें फैलाईं और उस बच्चे को गोद में ले लिया। बंटी बेटा। पापा क्या सबको इसी तरह गोद में लेते हैं? बंटी, यह तुम्हारा छोटा भाई है चीनू, खेलोगे इसके साथ? खूब हंसेगा। तो बंटी को एक बार फिर फूले फूले गाल वाला चेहरा देखने की इच्छा हो गई। उसने आंखें उठाकर देखा तो उस चेहरे के पीछे कहीं अमी का चेहरा भी उभर आया। यह अमी है, तुम्हारा छोटा भाई। और साथ ही ख्याल आया, जोत क्या कर रही होगी इस समय? आओ तुम्हें घर दिखा दें। यह तो बैठने और खाने का कमरा हो गया, और यह देखो सोने का कमरा। तब उस नीले कमरे से अलग करके ही इस कमरे को देखना पड़ा। डॉक्टर साहब पापा से लंबे हैं। सोने के कमरे से जुड़ा हुआ यह छोटा सा कमरा, अब से यह तुम्हारा कमरा होगा। बंटी छोटा तो बंटी का कमरा भी छोटा। और यह बालकनी, यहाँ खड़े होकर कलकत्ते का शोर शराबा देखो, और घूमकर वह फिर बैठने वाले कमरे में आ गए। बस हो गया घर। इतने से घर में रहते हैं सब लोग, कोई खुली जगह भी नहीं। और इतने दिनों से मन में बसा हुआ लंबा चौड़ा कलकत्ता, कलकत्ते के ऊंचे ऊंचे मकान, सब जैसे एक क्षण में ही अड्ड से धम्म हो गए। खाने की मेज पर बैठे हैं सब। बंटी वैसे ही चुपचाप, नज़रें नीचे किए हुए। आज तो तुम्हारे पापा को ऑफिस जाना था, सो जल्दी जल्दी में कुछ भी बना दिया। अब तुम हमें बता दो बच्चा, तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या क्या खाते हो, फिर वही सब बनाया करेंगे। वे बोल रही हैं। बंटी चुप। बता दो बेटे, शर्माते नहीं, यह तो अपना घर है। अपने घर में कैसा शर्माना? अरे, ये अपना घर छोड़कर दूसरे के घर खेलने जाएंगे कैसे? अपने घर जैसी लाट साहिबी करने को मिलती कहाँ है? कैसी मार खाकर आए हो बंटी भैया, तुम तो बस अपने घर के ही शेर हो। और वह 4 कमरे का बंगला नुमा घर अपने लहलहाते बगीचे के साथ आंखों के सामने तैर गया।
पीछे के आंगन में तुलसी के चबूतरे पर टिमटिमाता हुआ दिया, फूफी के हनुमान जी। वहाँ अपना घर होगा बेटा, अपने लोग। तो वह लहलहाता बगीचा एक सूखे बंजर अहाते में बदल गया और छोटा सा घर फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया। यह नीम का पेड़ बाबा ने पापा के जन्म के साथ लगाया था और दोनों घर एक दूसरे में डूबने उतराने लगे और फिर धीरे धीरे सब गायब। बस काले काले धब्बे, गोल मोल अंडा। बंटी, कुछ खाओगे बेटे? निकाल दें तुम्हें? बंटी चौंका। पता नहीं पापा कब से उसके पास खड़े खड़े उसका कंधा झकझोर रहे हैं। गर्दन भीतर की तो देखा बैठे हुए लोग किसी बात पर जोर जोर से बहस कर रहे हैं। वह तो सुन ही नहीं रहा था, बाहर के कान बंद थे शायद। भूख लगी है? नहीं। पापा उसी के पास बैठ गए, बाह में समेट कर उसे अपने से सटा लिया। बंटी, तुम इतने सुस्त सुस्त क्यों हो बेटे? तुम इस तरह उदास होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। बंटी ने पापा की ओर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में आंसू है या पापा की। बंटी बेटा पढ़ने जा रहा है हॉस्टल में, बहुत होशियार बनकर आएगा वहाँ से। कितनी कितनी तो चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पर। तुम तो क्या क्या बोले चले जा रहे हैं पापा। बस वह सुन रहा है पर समझ कुछ नहीं रहा। पता नहीं क्या हो गया है उसे आजकल, कुछ समझ में ही नहीं आता। उस दिन भी पापा की कोई बात समझ में नहीं आई थी, तभी तो सब गड़बड़ हो गया। उसे एडमिशन के लिए इम्तिहान देने जाना था और पापा कह रहे थे, देखो घबराना नहीं, जो लिखने को दें लिख देना और जो कुछ पूछें जवाब दे देना, झेपना शर्माना नहीं, बोल्डली एंड स्मार्टली। पापा के चेहरे पर रह रहकर मम्मी का चेहरा उगाता था और पापा की आवाज़ के ऊपर मम्मी की आवाज़। देख बेटे, खूब सोच सोच कर करना और सवालों के उत्तर पेपर पर लिख लाना। फिर तैयार करते हुए एक का दाम दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो गुणा करना और ज़्यादा का देकर एक का पूछे तो भाग। खाना खिलाते हुए भी जिस भूमि खंड के चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। बस के लिए खड़े खड़े भी अकबर दूसरे धर्मों का आदर करता था। उसने राजपूतों। इस घर में पापा मम्मी बन गए। नहीं, मम्मी नहीं बने, बल्कि पापा भी नहीं रहे। दूर रहते थे तो लगता था पापा बहुत पास हैं, पापा की हर चीज़ वह जानता है, पर पास रहकर लगता है पापा को वह जानता ही नहीं। दूर रहकर भी कई बार उसने पापा को फाइलों में डूबे हुए देखा है, ललाट पर 3 सल और खूब गंभीर चेहरा लिए हुए। कई बार वॉश बेसिन पर सेव करते और नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ते हुए पापा उसकी आंखों के सामने उभरे हैं। पर यहाँ जब पापा को मेज़ पर शेव करते हुए और दीवान पर लेटकर अखबार पढ़ते हुए देखता है तो ख्याल आता है वे शायद टीटू के पापा थे, वह शायद डॉक्टर साहब थे। इन पापा को तो भीड़ भरी ट्राम। पापा ने उसे बिठा दिया और खुद डंडा पकड़कर खड़े हो गए। बंटी की आंखें ही नहीं बल्कि रोम रोम जैसे पापा पर अटका है। वह सड़क की ओर भी नहीं देख रहा, कहीं पापा उतर जाएं और वह भीतर ही रह जाए तो। ट्रॉम तो रुकती है और खट से चल देती है। हर बार ट्रॉम जब चलती है तो उसे लगता है जैसे वह पीछे छूट गया और डर के मारे उसकी सांसें रुक जाती हैं। मन हो रहा है उठकर पापा को पकड़ ले, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं। पापा का हाथ पकड़कर उतर गया, फिर भी दहशत जैसे कि तैसी बनी हुई है। कितनी भीड़ है सड़क पर यहाँ के लोग क्या घरों में नहीं रहते, सड़कों पर ही घूमते रहते हैं। पापा को कस कर पकड़े रहने के बावजूद बराबर यही भय बना हुआ है कि पापा का हाथ छूट गया, कि वह इस भीड़ में खो गया। इतने नए नए चेहरे, नए नए लोग की भीड़, इतने सारे लोगों में पापा को ढूंढा जा सकता है। उसने पापा का कोट देखा, वह तो पापा के कपड़ों को भी नहीं पहचानता। हल्के सलेटी पर काले रंग का 4 खाना,
उसने कोट से गहरी पहचान कर ली। हरी बत्ती हो गई। चलो, याद रखना, लाल बत्ती पर कभी सड़क मत पार करना। वह उंगली पकड़े पकड़े ही सड़क पार कर गया। वह देखो, वह रहा तुम्हारा स्कूल। पता नहीं पापा किधर इशारा कर रहे हैं। बंटी के सामने तो अपना स्कूल तैर गया। आज कौन सा दिन है? शायद बुधवार। इस समय ज्योग्राफी की क्लास हो रही होगी। कौन पाठ पढ़ा रहे होंगे सर? महाराष्ट्र, बंगाल। वह तो बंगाल में ही घूम रहा है। देखो बेटे, डरना नहीं। अंग्रेजी बोल लोगे ना? खूब सोच कर लिखना। सर पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम डियर? अरू बत्रा। बंटी को लग रहा है जैसे उसकी आवाज़ कांप रही है। यू हैव कम विद योर फादर। बंटी सिर्फ धीरे से सिर हिला देता है। व्हाट्स योर फादर? बंटी एक क्षण सर की तरफ देखता है, फिर नीचे देखने लगता है। समझ ही नहीं आता कि क्या कहे। टेल मी अरूप। पर जवाब तो नहीं आता, उसे मालूम ही नहीं। माई मम्मी इज़ प्रिंसिपल। जाने कैसे उसके मुंह से निकल जाता है और कहने के साथ ही वह खुद रुआंसा हो आता है। सर हंस रहे हैं। बंटी को लग रहा है कि सर और ज़्यादा हंसे तो वह रो देगा। कागज़ पेंसिल देकर सर ने उसे बिठा दिया। राइट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। एनी स्टोरी यू लाइक। बंटी के सामने ढेर सारी कहानियाँ तैर रही हैं। मम्मी की कहानियाँ, फूफी की कहानियाँ, पर उन सबको कैसे लिखा जा सकता है? वह तो जवाब ही नहीं दे सकता। सर ने क्या समझा होगा? पापा क्या कहेंगे? सामने फैले कागज़ पर आंसू टपक पड़ते हैं। शाम को वकील चाचा को आया देखकर एकाएक इच्छा हुई कि दौड़कर उनकी बाह में झूम जाए, जैसे पहले झूम जाया करता था, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं। बस एक बार चाचा की तरफ देखा और नज़रें ज़मीन में गड़ गईं। अरे यह क्या? बंटी चुपचाप खड़ा है। देखो, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। चाचा ने पास आकर उसे गोद में उठा लिया और फिर जाने क्यों एकटक उसका चेहरा ही देखते रहे। चाचा की गोद में आकर बंटी को लगा जैसे चाचा अकेले नहीं आए हैं। चाचा के साथ बंटी का अपना पुराना घर भी आ गया है। बंटी की मम्मी भी आ गई हैं। और तभी ख्याल आया, पहले चाचा आते थे तो पापा की खबर ला कर देते थे, पापा की भेजी हुई चीज़ें ला कर देते थे। अब उसने बड़ी उम्मीद से चाचा की ओर देखा। अरे वकील चाचा, आप? वे भीतर से आ गईं। क्या हुआ? दे आया टेस्ट? हो गया एडमिशन? चाचा ने बंटी को एकदम अपने से सटा कर बिठा लिया, पर उसका मन हो रहा है उठकर यहाँ से भाग जाए। नज़रें हैं कि ज़मीन में धंसती चली जा रही हैं। कहाँ हुआ एडमिशन? कुछ किया ही नहीं। शायद नर्वस हो गया था कि वे बोल रही हैं। और तभी कहीं से उभर कर आया, फूफी आज हलवा बनाओ। बंटी बेटा सेकंड आया है तीनों सेक्शन में। लगता है वहाँ के स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। ये तो बताते थे कि हमेशा क्लास में, पता नहीं अंग्रेजी की वजह से हो, वे ही बोले जा रही हैं और चाचा चुप हैं। चाचा चुप रहे और कोई और बोले, मतलब कुछ गड़बड़ है। बंटी का मन हो रहा है कि कहीं चला जाए। इस स्कूल में तो थोड़ी जान पहचान भी थी। अब आप ही इनसे बात करिए चाचा, मेरी बात तो ये सुनते ही नहीं। यूँ भी मेरा बोलना। बंटी को लग रहा है कि चाचा की नज़रें जैसे उसी पर गड़ी हुई हैं। मैंने इतना समझाया कि देखो अभी मत लाओ, पहले उसके एग्ज़ाम्स होने दो, छुट्टियों में लाकर यहाँ रखना। यदि हिल जाए, उसका मन लग जाए तो यहाँ भर्ती करा देना, वरना बच्चे के साथ भी तो कितनी जाती है। पर इनको तो जैसे झक सवार हो गई, रात रात भर नींद नहीं आती थी। चाचा क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? पता नहीं वहाँ से भेज भी कैसे दिया इस तरह। मैं तो बाबा। और कसकर चीनू को उन्होंने छाती से लगा लिया। चाचा शायद बोलेंगे ही नहीं। बंटी झटके से उठा और बाहर बालकनी में आ गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। वह पापा से कहेगा कि पापा उसे वापस मम्मी के पास भेज दें। वह यहाँ रहेगा भी नहीं, यहाँ पढ़ेगा भी नहीं।
वह अपने स्कूल में ही पढ़ेगा। पर बाहर के ढेर ढेर शोर में जैसे उसका अपना सोचना भी दब गया। धुआं उड़ाती हुई बसों का शोर, ट्रामों की टन टन, मोटरों की पी पी, आदमियों का शोर, शाम का अखबार बेचने वालों का शोर, तरह तरह की चीज़ें बेचने वालों का शोर। कितना शोर हो रहा है चारों ओर। अरे यह तो स्टेशन आ गया। थोड़ी देर नीचे उतरोगे बेटे? पापा पूछ रहे हैं। बंटी ने सिर हिला दिया, पर पापा उतर गए तो लगा जैसे वह अकेला छूट गया है। नज़रें पापा के साथ लगी लगी चलने लगी। पापा हाथ में दोने लिए चले आ रहे हैं। लो खाओ। सामने समोसे और नमकीन सेब रखे हैं। बंटी खाने लगा। मिर्च तो नहीं लग रही ना? बंटी ने सिर हिला दिया। पानी दिया तो पी लिया। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। प्लेटफॉर्म की सारी भीड़, सारा शोर पीछे छूटता चला गया। पापा फिर उसके पास आकर बैठ गए। उनका एक हाथ उसके कंधे पर आ टिका है। अब बिल्कुल डरने की बात नहीं है बेटा। वहाँ कोई इम्तिहान नहीं होगा। मैंने सारी लिखा पढ़ी कर ली है। बस अब तो सीधे क्लास में। पता नहीं कितनी बार पापा यह बात कह चुके हैं और हर बार मन ही मन उसने दोहराया है। माय फादर इज़ डिविजनल मैनेजर। पापा की एक एक बात उसने रट ली है, पर हो सका। बंटी ने खिड़की पर डोरी टिका ली और बाहर का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद भीतर की आंखें खुल गई हैं। अपने पास लिटाकर पापा समझा रहे हैं, यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने हॉस्टल के लिए चिट्ठी लिख दी है। बंटी बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि कह दे कि वह हॉस्टल नहीं जाना चाहता। रात भर वह जो सोचता रहा है सब कह दे, पर कुछ भी तो नहीं कहा जाता। हॉस्टल में तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो हॉस्टल में ही रहना चाहिए। अपने बराबरी के बच्चों के साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ खेलो, उन्हीं के साथ रहो। वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा बंटी। वहाँ जोत है, अम्मी है, उनका साथ रहेगा। यहाँ अकेला अकेला कितना बोर होता है। प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, लोकल गार्जियन रहेंगे, इतवार को अपने घर ले जाएंगे। उन्हें पापा ही समझना। तैरता हुआ डॉक्टर जोशी का चेहरा सामने से निकल गया। तो इन्हें पापा क्यों नहीं कहता रे? हॉस्टल की कितनी बातें पापा बता रहे हैं। बंटी दिमाग पर बहुत जोर लगाता है, पर फिर भी हॉस्टल की कोई तस्वीर उसके सामने नहीं उभरती। पहले पापा जब कलकत्ते की बातें बताया करते थे तो कलकत्ते की कितनी तस्वीरें उभरती थीं उसके मन में, एक एक जगह की अनेक अनेक तस्वीरें। बंटी, तुम अपनी बनाई हुई तस्वीरें नहीं लाए बेटे? मीरा, जानती हो यह बहुत बढ़िया पेंटिंग करता है। वकील चाचा को बनाकर देगा कि नहीं एक? तुम हॉबी की तरह बागबानी ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो। कलकत्ते में तो बागबानी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, सारा शौक ही मर जाएगा। हॉस्टल में तो हॉबी, तस्वीरें, बागबानी, कलकत्ता, हॉस्टल सब एक दूसरे पर चढ़ते चले आ रहे हैं, एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं। पापा और भी जाने क्या क्या बताते समझाते रहे, दुलारते और थपकाते रहे। और जब उसने आंखें मूंद लीं तो उठकर अपने कमरे में चले गए। नींद में उसने देखा कि वह पापा की उंगली पकड़े पकड़े स्कूल से निकल रहा है और पापा डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। जोड़ बाकी के मामूली से सवाल तक नहीं आए। सारे समय उंगली पकड़े पकड़े रहते हो, चिपकू कहीं के। तभी तो किसी के सामने बोला नहीं जाता। या तो लड़कियों की तरह रोओगे, शर्माओगे, या और उन्होंने उंगली छुड़ाकर उसे अलग कर दिया है। अलग होते ही बंटी जैसे भीड़ में खो गया है। बदहवास सा वह चारों ओर देख रहा है, दौड़ दौड़ कर लोगों को पकड़ रहा है, पर जिसे भी पकड़ता है वह धीरे से हाथ छुड़ाकर आगे चला जाता है। नए नए चेहरे, नए नए लोग, नई नई जगह। वह जोर से चीख पड़ा, पापा! बंटी, बंटी बेटा! किसी ने जैसे उसे गोद में उठा लिया। उसका नाम कौन जानता है? चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ आवाज़। डर गए बेटा?
सपना देखा था। देखो, मैं पापा। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। सामने पापा का चेहरा दिखाई देता है। यह क्या? वह रो रहा है? नहीं, उसकी आंखों में नहीं, पापा की आंखों में आंसू है शायद। पापा ने उसे फिर से सुला दिया। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया है। सिर्फ आवाज़ें ही तैर रही हैं। अंधेरे की आवाज़ें भी कितनी अलग तरह की होती हैं। क्या हाल हो गया है बच्चे का। कितना सहमा सहमा, डरा डरा रहता है। कैसे नहीं भेजूं इसे हॉस्टल। यह जब सबसे कटकर रहेगा, अपने बराबरी के बच्चों के बीच में ही रहेगा, तभी नॉर्मल होगा। हो खर्चा, जैसे भी हो, जो भी हो। आप मेरी बात ठीक ढंग से समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं अब इस बारे में कुछ बोलूँगी ही नहीं। और फिर आवाज़ें भी अंधेरे में डूब जाती हैं। अब तुम सो जाओ। बाहर भी तो अंधेरा हो चला है। तो पहली बार ख्याल आया कि सचमुच बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इतनी देर से खिड़की पर डोरी टिकाए वह देख क्या रहा है। पापा ने खेस बिछाकर तकिया लगा दिया तो बंटी बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप लेट गया। नींद नहीं आ रही हो तो किताब दे, पढ़ोगे लेटे लेटे? नहीं, बंटी को नींद नहीं आ रही थी। फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया और डब्बे में बैठे नए नए लोग, पापा, सब उसमें घुल मिल गए। रंग बिरंगे, तरह तरह के आकार के छोटे बड़े डब्बे उसके चारों ओर तैरते चले जा रहे हैं, अलग अलग, एक दूसरे से मिलकर। फिर दृश्य, फिर तस्वीरें, एक दूसरी को काटती हुई, एक दूसरी को ढकेलती हुई। पापा जल्दी जल्दी खाना खाकर ऑफिस चले गए हैं और बंटी अकेला रह गया है। यूं घर में वे हैं, बहादुर है, उसकी गोद में लटका हुआ गुदगुदा चीनू है। फिर भी उसे लग रहा है जैसे पापा उसे अकेला छोड़ गए हैं और यह नया घर और भी ज़्यादा नया हो गया है। बंटी कहाँ जाए, कहाँ बैठे, क्या करे? जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, वही जगह जैसे उसे अपने से परे धकेलती है। पापा क्या रोज़ इसी तरह छोड़कर चले जाया करेंगे? वह तो सोचता था वह होगा, पापा होंगे और रोज़ घूमना होगा। बच्चा, तुम्हारे खिलौने, किताबें वगैरह निकाल दें, खेलो, पढ़ो। वहाँ छुट्टी के दिन अपनी मम्मी के साथ क्या किया करते थे? जाने क्यों हर बार दीपा आंटी याद आ जाती हैं। वे मम्मी की उस घर की बातें पूछती जा रही हैं और उसके सामने मम्मी, जोत, अम्मी, डॉक्टर साहब, कोठी घूमते चले जा रहे हैं। क्या बताए, कहाँ से शुरू करें? उससे कुछ नहीं बोला जाता। चलो, तुम हमसे बात नहीं करते तो खेलो। खिलौने, बंदूक, किताबें सब बंटी के सामने रखे हैं, पर बंटी बैठा है वैसे ही चुप। इस नए घर में आकर उसकी अपनी चीज़ें भी जैसे नई हो गई हैं। आओ हम खेलें तुम्हारे साथ। वे चीनू को लेकर पास आ बैठी हैं। चीनू प्रसन्न हो होकर खिलौनों को इधर उधर उठा पटक कर रहा है। ख्याल आया वह अम्मी को अपने खिलौने नहीं लेने देता था। चाबी की मोटर जूं करती हुई निकल गई। फ्लाइंग प्लेट लाल पीली रोशनी दिखा दिखा कर घूम रही है। चीनू किलकारी मार रहा है। चीनू देख, वो गिरा। चीनू देख। और चीनू के साथ साथ वे भी हंस रही हैं। एक एक खिलौना चीनू को चला चला कर दिखा रही हैं। बंटी बालकनी में खड़ा है। सामने की भीड़ भाड़, शोर शराबे में डूबा हुआ। ढेर ढेर आवाज़ें हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ढेर ढेर शक्लें हैं, पर कोई पहचानने में ही नहीं आ रहा है। और सबके ऊपर है यह बात कि पापा शाम को आएंगे। शाम को पापा आए हैं। कैसे रहे बंटी, क्या किया सारे दिन बेटे? जवाब वे दे रही हैं। सारे समय बालकनी में बैठा रहा, बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो खेलने भी बैठी, पर सच मुझे तो तरस आने लगा। और इस चीनू को देखो, 5 बजे से ही आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ ऐसे देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा है। बस तुम्हें ढूंढता है। यह तो अब
तुम्हें बहुत मिस करने लगा है। उन्होंने चीनू को पापा की गोद में लाद दिया। वह हंस रहा है, पापा के बाल नोच रहा है। ले भैया के गाल नोच। पापा ने चीनू को बंटी की ओर मोड़ दिया तो चीनू बंटी के गाल नोचने लगा। लो प्यार करो इसे, इससे खेलो, इससे दोस्ती करो बेटे। तो बंटी ने उंगलियां उसके गुदगुदे गालों पर फिरा दी। चीनू ने पापा की गोद में खड़े होकर पापा के कान पकड़ लिए। चीनू हंस रहा है, वे हंस रही हैं। यह तुम्हारे कान खींचकर तुम्हें ठीक करेगा। पापा भी हंस रहे हैं। बंटी चुपचाप उठकर बालकनी में चला गया। जगमगाती बत्तियां, लाल नीली पीली नियॉन लाइट्स, रात में जैसे सड़क बिल्कुल बदली हुई लग रही है। चीज़ें इतनी बदल कैसे जाती हैं। फिर वही प्रश्न, अकेले में डरोगे तो नहीं, सो जाओगे ना। बंटी का मन हो रहा है कि कह दे, वह बहुत बहुत डरेगा। इस घर में तो वह अकेला सो ही नहीं सकता। वहाँ तो फिर भी अमी और जोत थे, यहाँ तो वह सारे दिन भी एक तरह से डरता ही रहा है। पता नहीं कैसा कैसा डर। अरे बंटी, अपना बहादुर बच्चा है, कोई लड़की है जो डरेगा? ना हो तो बहादुर भी यहीं सो जाएगा। क्यों बच्चा, ठीक है ना? और बीच का दरवाज़ा खुला रहेगा। हम लोग तो उधर हैं ही। वे और पापा ही बोले चले जा रहे हैं। बंटी तो कुछ बोल ही नहीं पाता। सो जाओगे ना बेटा? बंटी ने एक बार पापा की ओर देखा। पापा के साथ उनका चेहरा भी था और बंटी ने धीरे से कह दिया, हाँ। बहादुर तो पढ़ते ही सो गया, पर बंटी जैसे कंबल के नीचे भी कांप रहा है। अपने अपने पलंग पर सोते हुए अमी और जोत, उस कमरे से आया हुआ रोशनी का टुकड़ा, बातों के टुकड़े, सबको जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। खट, उधर की बत्ती बंद हो गई तो जैसे हाथ से वह रोशनी का टुकड़ा भी फिसल गया। जोत और अमी के पलंग भी जैसे कहीं अंधेरे में डूब से गए। सिर्फ आवाज़ें, और फिर बंटी जैसे बिल्कुल अकेला हो गया। गंदी बात, क्या पापा और ये भी? इच्छा हो रही है कि उठकर देखे। वही दृश्य अंधेरे में से जैसे चारों ओर लटक गया। जाने कैसी हिम्मत आ गई। दबे पैरों बंटी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। झांक कर देखा, अंधेरा घुप, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक और एक छोटा सा लाल तारे जैसा कुछ चमक उठा। लाल सुर्ख, क्या है ये? कौन? बंटी दौड़कर अपने बिस्तर में दुबक गया, पर बिस्तर में लेटकर भी बंटी का दिल धक धक कर रहा है। वह लाल लाल क्या चमक रहा था? पापा ने देखा तो नहीं? फिर वही बात, पापा अपने पास बिठाकर पूछ रहे हैं, एक बात कहें बेटा, मानोगे? बंटी नज़रें पापा के चेहरे पर टिका देता है। तुम मीरा को क्या कहते हो? बंटी चुप। मम्मी कहोगे? बंटी, डॉक्टर साहब को पापा कहा कर बेटा। और तड़ाक से दिया हुआ अपना जवाब ही कानों में गूंज गया, मेरे पापा तो कलकत्ते में हैं। पर अब जैसे कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा। वह सिर्फ पापा की ओर देखता रहता है। छोटी मम्मी, ठीक है? तो आंखों के सामने जैसे मम्मी आकर खड़ी हो गई। बंटी की नज़रें झुक गईं। शर्म आती है? शर्म की क्या बात, मम्मी ही तो हैं। वहाँ की मम्मी वे, यहाँ की मम्मी ये, कहोगे ना? बंटी ने धीरे से हाँ कह दिया और कहने के साथ ही जैसे भीतर की आंखें रो पड़ी। पापा पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहीं देख तो नहीं लिया? लड़की की तरह रोते हो? बच्चे उठो बच्चे, बहुत दिन उगाया। बंद आँखों से ही बंटी सुन रहा है और भीतर ही भीतर सिकुड़ा चला जा रहा है, शर्म से, डर से, दुख से। अरे यह क्या, पिस्सी कर दी? उसके बाद कुछ पता नहीं, शायद बहादुर कपड़े बदलवा रहा है। कमरे में सिर्फ आवाज़ें तैर रही हैं, उनकी आवाज़ें, पापा की आवाज़ें, बहादुर की आवाज़ें, और सारी आवाज़ों को चीरते हुए कहीं से दो हाथ आकर बिस्तरे को रजाई से ढक देते हैं। उसके चारों ओर शॉल लिपट जाता है।
सब गुपचुप। बहादुर, ये चद्दर धुलने डाल और गद्दे के उतने हिस्से को धोकर बाहर फैला दे। गद्दा बाहर फैल गया है और सड़क पर चलते हर आदमी को भी जैसे मालूम पड़ जा रहा है कि अब बंटी कहाँ खड़ा हुआ करेगा। अपने घर में तो कभी कभी बिस्तर में सुसु नहीं की उसने, पर अब शाम को सब जैसे के तैसे हो गए। बस पापा का चेहरा जाने कैसे एकदम मम्मी के चेहरे की तरह हो गया। खाने की मेज़ पर बैठे बंटी को बराबर लगता रहा कि जैसे पापा की आंखें भी उसकी प्लेट पर चिपक कर उसे घूरेंगी। उससे प्लेट की तरफ नहीं देखा जा रहा, उनकी और पापा की ओर नहीं देखा जा रहा। अपने में ही सिमटा सिकुड़ा वह बैठा है और बिना कहीं देखे ही लग रहा है जैसे स एकाएक ही लगा जैसे उसे बहुत ज़ोर से सूसू आ रही है। ओह, पता लग गया। अभी कहीं भीतर ही हो जाती तो रेल में बैठे इतने आदमियों को भी मालूम पड़ जाता। कहीं हॉस्टल में भी हो गई तो। वह झटके से उठा। बाहर सारा डिब्बा रोशनी से भरा हुआ था। सामने बैठे हुए पापा किताब पढ़ रहे हैं। क्या बात है बेटे? पापा पूछ रहे हैं। पापा को देखकर पापा की आवाज़ सुनकर लगा जैसे वह पता नहीं कहाँ से। बाथरूम जाऊंगा। पापा उसके साथ बाथरूम तक चलते हैं। भीतर कोई है? वे दोनों बाहर ही खड़े हो गए। पापा ने एक सिगरेट लगा ली और खिड़की की तरफ सरक गए। बाहर खूब अंधेरा। पापा ने सिगरेट का एक कश खींचा तो सिरा दमक उठा। लाल तारा। बाहर के गाढ़े अंधेरे में जाकर वह तारा टंग गया। एक रहस्य था जो खुल गया। बंटी जैसे कहीं से हल्का हो आया। हिलती ट्रेन में बाथरूम जाने में उसे थोड़ा डर लगता है, पर हिम्मत करके घुस गया। अब खाना खाकर ही सोना। पापा टोकरी में से डिब्बे निकालने लगे। बंटी खिड़की में से झांकने लगा। स्याह अंधेरे में जुटे हुए रोशनी के छोटे छोटे चौखटों की पूरी कतारें उनके साथ साथ दौड़ी चली जा रही हैं। एक क्षण को बंटी का मन कहीं से पुलक आया। मन हुआ हाथ निकालकर एक चौखटे को पकड़ ले। सिर आगे किया तो सामने वाले चौखटे पर ही एक काला सा धब्बा उभर आया। बंटी सिर हिला हिलाकर, हाथ हिला हिलाकर उसमें तरह तरह की आकृतियां बनाने लगा। जोत और अमी होते तो उन्हें दिखाते। मन हुआ पापा को बुलाकर दिखाए। बेटे, इधर ही आ जाओ। और खाते हुए बंटी ने पहली बार डिब्बे में बैठे हुए लोगों को देखा। डिब्बे को पूरी तरह देखा। लगा जैसे वह अभी अभी डिब्बे में घुसा है। यह मूंछ वाला आदमी उसके सर जैसा नहीं है। उसने एक पूरी और ली। सब्जी उसे अच्छी लगी। खाना खाकर वह पापा को भी रोशनी के चौखटे दिखाएगा। क्यों साहब, हॉस्टल का खर्चा कितना पड़ जाता होगा? तो इस आदमी को मालूम है कि यही करीब 250 के करीब। लेकिन और पापा ने बात बीच में ही छोड़ दी। हॉस्टल और रोशनी के चौखटों पर जैसे कहीं से एक धुंध की परत छा गई। लेटा तो साथ साथ दौड़ते हुए रोशनी के सारे चौखट स्याह अंधेरे में ही घुल गए। वह चमकता हुआ लाल तारा भी डूबा और बंटी उस अंधेरे में डूबता ही चला गया। फिर उस अंधेरे में से ही एक और अंधेरा उभरा। सारा हॉल अंधेरा घुप, केवल आवाज़ तैर रही है। बंटी को अजीब सी धुकधुकी हो रही है। कैसा जादू होगा। देखते ही देखते एक बड़ा फीका हल्का सा प्रकाश फैला और सिर पर नीला आसमान तन गया। झिलमिल झिलमिल सितारे चमकने लगे। बंटी चकित, जादू में बंधा हुआ, अलग अलग तारों के नाम और भी जाने क्या क्या। और धीरे धीरे वह भूल ही गया कि वह प्लानिटोरियम में बैठा हुआ है। बंगाल का जादू, दिन में ही रात, छत में सितारे, सिनेमा वाले नहीं, सच्ची मुच्ची के। बंटी पुलकित, उसने जादू देखा। प्लानिटोरियम से विक्टोरिया मेमोरियल तक बंटी पापा के साथ छलांग लगा लगा कर चलता रहा। वहाँ वे बहादुर और चीनू के साथ बैठी हुई हैं। चारों तरफ ढेर ढेर लोग।
यहाँ के लोग घरों में कभी बैठते ही नहीं क्या? उन्होंने चीनू को पापा की गोद में बिठा दिया। मोशला मूढ़ी, चीना बादाम, मुरमुरे और मूंगफली, धत्तेरे की, यह भी कोई नाम हुए? बड़ी देर तक बंटी को जैसे हंसी आती रही। पास ही उगी हुई कदली की क्यारियों में कितनी घास फूस उगाई है। बंटी गया और क्यारियों की सफाई करने लगा। छी छी, इतनी गंदी क्यारी! अरे बच्चा, वहाँ मिट्टी क्यों खोदी खादी कर रहे हो? हाथ गंदे हो जाएंगे। झट से बंटी ने हाथ खींच लिए। क्यारी बहुत गंदी थी पापा, पौधे खराब नहीं हो जाएंगे? उसने पापा को जैसे सफाई दी। पापा एक क्षण उसकी ओर देखते रहे, फिर उनका चेहरा जाने कैसा कैसा हो गया। बंटी ने कुछ गलत कर दिया? नहीं, पापा ने तो उसे गोद में बिठाकर प्यार किया। रात में सोया तो छत पर, फिर तारे झिलमिलाने लगे। जमीन पर चाबी वाली मोटर दौड़ने लगी, फ्लाइंग प्लेट घूमने लगी, दो पहलवान बॉक्सिंग करने लगे, चीनू की किलकारियां गूंजने लगी। हम भी चलाएगा शाब, हम भी चलाएगा। अपनी मिचमिची आंखों को झपकाते खोलते बहादुर हर चीज को बड़े कौतुक से देखने लगा। हवा के बीच में ही कहीं मोगरा खिलाया तो कहीं डहेलिया। तुम बहस मत करो मीरा, इस बात पर कुछ भी मत कहो। एकाएक सारे तारे बुझ गए, मोगरा और डहेलिया गायब हो गया। सारा दृश्य जहां का तहां स्थिर हो गया। सिर्फ पापा की आवाज यहां से वहां तक गूंजती रही, गुस्से से भरी हुई आवाज। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में। और फिर बातों के टुकड़े टुकड़े एबनॉर्मल। महीना कैसे चलेगा? तुम्हारी जिद, मेरा तो कुछ कहना ही गलत। और फिर केवल आवाज़ें, बिना शब्दों की आवाज़ें, कभी जोर जोर की, कभी दबी दबी फुसफुसाती हुई, और फिर सन्नाटा। तो पापा उसे सचमुच हॉस्टल भेज देंगे? हॉस्टल भेजने के लिए ही यहाँ लाए हैं? सन्नाटा और ज़्यादा गहरा हो गया। बंटी ने अपने दोनों पैर सिकोड़कर पेट से सटा लिए और दोनों हथेलियों को जांघों के बीच दबोचकर अपने को पूरी तरह समेट लिया। न्यू मार्केट की भीड़ भाड़, चहल पहल, बाजार नहीं, जैसे कोई प्रदर्शनी हो। पापा के हाथ में लिस्ट है और चीज़ें खरीदी जा रही हैं। बंडल है कि बढ़ते ही जा रहे हैं। बंटी कभी दर्जी के यहाँ खड़ा नाप दे रहा है, कभी जूते वाले के यहाँ जूते पहन कर देख रहा है। एक साइज बड़ा ही दो, बच्चों को बढ़ते देर नहीं लगती। जूते, मोजे, बनियान, पैंट, शर्ट्स, जाने कितनी चीज़ें हैं। बंटी को सिर्फ पापा के साथ रहना है, अपना नाप देना है। चुनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। कपड़ा, रंग, डिज़ाइन, संख्या, सब कुछ पहले से ही तय है। ये वाला नहीं, वो वाला, नीला नहीं, ब्राउन, बटन नहीं, जिप, एक नहीं, दो। मम्मी को तो वह परेशान कर देता था। लिस्ट पर टिक मार्क लगता जा रहा है। सूटकेस, अटैची, एयर बैग, होल्ड डॉल, सब पर बंटी का नाम, पता देखकर ही बंटी को मालूम हुआ कि पापा आजकल चौरंगी रोड पर रहते हैं। वह तो इसे अब तक एल्गिन रोड ही समझता था। बाहर की भीड़ भाड़ से लौटते तो घर का बड़ा सुनसान सा लगता। एक अजीब सा सन्नाटा, जहाँ कहीं भी वे, पापा और बंटी बैठते। जाने कहाँ से बंटी के मन में आ बा सा उभर आता। उसके बाद बराबर लगता कि पापा की आंखें भी सब तरफ से बस उसे ही देख रही हैं। पर मम्मी की तरह पापा की आंखों को उसने कभी नहीं देखा, ना प्लेट में, ना इधर उधर। मम्मी की आंखों को देखे बिना कितने दिन हो गए। बंटी की सारी चीज़ों पर नाम टंग गए। आज रात को टाँक दूंगी, आज रात को ज़रूर टाँक देना। इट इज़ अ मस्ट, मुझे मालूम है। और रात में बंटी बाथरूम जाने के लिए उठा तो देखा अपने चारों ओर ढेर सारे कपड़े फैलाए, वे नाम टाँक रही हैं। बंटी एक क्षण ठिठक कर देखता रहा। जा बेटा, तू जाकर खाना खा ले और सो जा, मैं सब कवर चढ़ा दूंगी।
क्षण भर को दोनों चेहरे, दोनों दृश्य एक दूसरे में घुल मिल गए। सामान बंध रहा है, उसके पुराने कपड़े, उसके खिलौने, उसका बक्सा सब अलग करके रख दिए गए हैं। बंटी चुपचाप बैठा बस देख रहा है और कहीं उभर रहा है। ये सब खिलौने इस टोकरी में जमा दो बंसीलाल, ये सब बंटी की पसंद के खिलौने हैं। बंदूक नहीं आ रही तो हाथ में ले जाएगा, यह तो उसकी खास चीज़ है। बहादुर और चीनू उन खिलौनों पर जुटे हुए हैं। टैक्सी नीचे खड़ी है। बहादुर सामान उतार रहा है, सारा नया नया सामान। उसका नाम ना हो तो वह इनमें से एक भी चीज़ को पहचान भी ना पाए। वे नीचे खड़ी हैं। बहादुर चीनू को लिए खड़ा है। पापा पीछे सामान जमा रहे हैं। प्यार करवा कर और नमस्ते करके बंटी टैक्सी में बैठ गया। जाने कैसे मम्मी का चेहरा रह रहकर उनके चेहरे पर चिपक जाता है। पूरा का पूरा दृश्य किसी और दृश्य के साथ घुल मिल जाता है। कभी वे मम्मी बन जाती हैं, कभी वे रह जाती हैं। टैक्सी चली तो उन्होंने हाथ जरा सा ऊपर उठाकर हिला दिया। वे, बहादुर, चीनू सब पीछे छूट गए। एक क्षण को आंखों के सामने वह कमरा उभर आया जिसमें अभी अभी वह अपना सारा सामान और सारे खिलौने छोड़ कर आया है। अब शायद वह कभी अपनी बंदूक नहीं चला पाएगा। बार बार उसे लग रहा है जैसे पापा उसे बाहों में समेटकर अपने पास खींच लेंगे, कुछ कहेंगे। नहीं, ऐसा तो मम्मी करती थी। पता नहीं क्यों पापा का, मम्मी का, उनका, सबके चेहरे एक दूसरे से गड़बड़ होते जा रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जोर जोर से कहीं गाने की आवाज़ आ रही है। बंटी की आँख खुल गई। ओह, वह गाड़ी में है। गाड़ी शायद खड़ी है, डिब्बे में ही कोई गा रहा है। बंटी उठकर बैठ गया। दो लड़के लड़की की टिकटी बजा बजा कर गा रहे हैं, झूम झूम कर। पानी पियोगे बेटा? उसे उठा देखकर पापा ने पूछा। पापा के पूछने से ही लगा कि उसे प्यास लग रही है, शायद बहुत देर से प्यास लग रही है। पानी पीकर बंटी फिर सो गया। वे लड़के उतर गए, पर हरे हरे की आवाज़ जैसे सारे डिब्बे में भर गई है। हर तरफ से जैसे वही आवाज़ आ रही है, संगीत की लय। गाड़ी के हिचकोलों के साथ साथ बंटी जैसे कहीं गहरे में डूबता जा रहा है। गाने की आवाज़ में ढेर ढेर सारी आवाज़ें मिलती जा रही हैं, आवाज़ें आकर ले रही हैं। चौलबे ना, हौबे ना, इंकलाब जिंदाबाद। कतार बांधकर हवा में मुट्ठियाँ उछालते हुए लोग चले जा रहे हैं, लाल झंडियाँ लिए। यह कम्युनिस्टों का जुलूस है, कलकत्ता जुलूसों का शहर है। पापा बता रहे हैं। बंटी रोज़ जुलूस देखता है और लोगों के साथ साथ खुद भी चिल्लाता है। उसने चौलबे ना, हौबे ना सीख लिया है, पर बस मन ही मन में रोज़ सोचता है कि वह भी जोर से चिल्लाएगा, हवा में मुट्ठी उछालकर, चौलबे ना, पर एक दिन भी चिल्ला नहीं पाया। बोलो हरी हरी बोल, बोलो हरी हरी बोल। साथ में घंटी टुनटुना रही है। मरे हुए आदमी को यहाँ इसी तरह से ले जाते हैं। पापा ने बताया तो बंटी एक क्षण को सकते में आ गया। अनायास ही दोनों उंगलियां जुड़ गईं। स्काउट मास्टर ने बताया था कि डेड बॉडी को देखकर सैल्यूट करना चाहिए। मुंह भी खुला हुआ। मरा हुआ आदमी क्या जिंदा आदमी की तरह ही होता है? कहीं जिंदा आदमी को ही तो नहीं ले जा रहे? 2-3 दिन तक उठते बैठते सोते जागते हरी बोल ही गूंजता रहा, साथ ही एक अजीब सा डर। धीरे धीरे सारी आवाज़ें भी गायब हो गईं। वह पापा के साथ चला जा रहा है। एकदम नई और सुनसान जगह है। वह सामने तुम्हारा हॉस्टल है, पापा ने कहा तो बंटी की आंखें ऊपर उठ गईं। कहीं भी तो कुछ नहीं है। तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवाकर सबसे जान पहचान करवाकर शाम को हम चले जाएंगे। और पता नहीं बंटी को क्या हुआ कि पापा जाएं उसके पहले वही पापा को छोड़कर दौड़ पड़ा है। वह दौड़ता जा रहा है बिना पीछे मुड़े, बस आगे ही आगे। नदी, नाले, पहाड़, मैदान सब पार करता जा रहा है और फिर पता नहीं कहाँ गिर जाता है। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद जटा, खड़ाऊँ, कमंडल,
एक साधु उसके पास खड़े हैं। वह डर नहीं रहा है। इन साधु को तो उसने कई बार देखा है, पर याद नहीं आ रहा। कहाँ, कब? तुम कौन हो बेटा? कहाँ से आए हो? बंटी याद करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा। बोलो बेटा, बताओ। बहुत जोर लगा रहा है। वह कहाँ से आया है, कहाँ से? और उसके मन में एक अजीब सी दहशत भरने लगी। डरो नहीं, बताओ बेटा। वे उसका कंधा थपथपा रहे हैं। बंटी, उठो बेटा, अब उतरना है। कोई उसे कंधों से पकड़े हुए है और वह याद करने की कोशिश कर रहा है कि वह कुछ जवाब दे सके। उसे गोद में उठाकर किसी ने खड़ा कर दिया। सफ़ेद दाढ़ी वाले चेहरे में से एक और चेहरा उभर आया। पापा, जल्दी से मुंह धो लो, नींद उड़ जाएगी। 5-7 मिनट में ही स्टेशन आने वाला है। तो बंटी धीरे धीरे जैसे अपने में लौट आया। रेल का डिब्बे में बैठे हुए लोग, सामान बांधते हुए पापा। सवेरे का उजास चारों ओर फैल गया था। पता नहीं क्या हुआ, कितनी देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एकाएक ही दरक गया और ढेर ढेर आंसू उफन आए। भीतर की आंखों में ही नहीं, बाहर की आंखों में भी। आंसू भरी आंखों के सामने डिब्बे की हर चीज़, बैठे हुए अजनबी लोगों के चेहरे पहले धुंधले हुए और फिर एक दूसरे में मिल गए। पापा का चेहरा भी उन्हीं में मिल गया और फिर धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके कमेंट मेरे लिए एक प्रोत्साहन का काम करते हैं, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।